जय हिंद साथियों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल याना क्लासेज में। दोस्तों हमसे यहाँ पर लेकर आए क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का दोस्तों ये पार्ट 5 होगा। ठीक है, हम सब अभी तक पूरे फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 4 तक दोस्तों दे चुके हैं, जिसमें हमने पिछले बार की क्लास में उष्म क्षेपी और उष्म शोषी अभिक्रिया के बारे में हमने पढ़ा है। और साथ में दोस्तों हम सब ये क्या बोलता है इसको वियोजन अभिक्रिया के बारे में हम सब दोस्तों पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम सब अभी के पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, विस्थापन अभिक्रिया और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया दोस्तों क्या होता है। तो आप वीडियो के अंदर बने रहना है। और दोस्तों ये हम जो आपको जो सीरीज यहाँ पे दे रहे हैं ना, ये पूरे क्लास 10th के बच्चों के लिए 2026 में जो जितने बच्चे एग्जाम दोस्तों देंगे, ठीक है, ये हम आपको एक मंजिल बैच दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो को डालें तो आज सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचेगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं और पार्ट 5 होने वाला है। सबसे पहले हम सब बात करेंगे विस्थापन और द्वितीय विस्थापन। ठीक है, हम जब भी पढ़ेंगे अभिक्रिया के बारे में ना दोस्तों, तो हम सब दो अभिक्रिया करके पढ़ेंगे। ठीक है ना कहीं दोनों अभिक्रिया देखा जाएगा विस्तार से, तो वो एक दूसरे के विपरीत ही होते हैं। ठीक है, जैसे संयोजन का वियोजन होता है, ठीक है, उसमें क्षेपी और उसमें शोषी होता है। अब हम जो पढ़ने वाले यहाँ पे हैं वो पढ़ने वाले क्या है, विस्थापन और द्वितीय विस्थापन दोस्तों। इसी में और टाइम मिलेगा तो हम आपको और भी कुछ आगे पढ़ा पाएंगे के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हम सब अभी क्लास में क्या कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसी को एक नाम आप और याद रखिएगा, इसको एकल विस्थापन भी कहा जाता है। ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है, याद रखना है। सबसे पहले हम सब क्या समझते हैं कि विस्थापन का मतलब क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो विस्थापित का मतलब होता है कि कोई भी एक चीज मेरे पास है और हम उस चीज को क्या करेंगे कि दूसरे को दे देंगे, है ना, तो ये क्या हो गया, विस्थापित हो गया। जैसे मेरे पास अभी कपड़ा है और हमने अपना कपड़ा दोस्तों किसी दूसरे को दे दिया, ठीक है ना, बिना कोई संदेह का, बिना कोई निसंकोच का, तो ये हमारा क्या होता है, विस्थापित करना होता है। मतलब हम जो हमारे पास जो चीज है हम उसको अपने से अलग करके किन्हीं दूसरों को देना, है ना, दे देते हैं, तो ये विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कैसी विस्थापन अभिक्रिया की ढांचा की दोस्तों बात करें, सबसे पहले परिभाषा छोड़िए, विस्थापन अभिक्रिया का जो ढांचा की बात करेंगे, तो चलिए मान करके कि कोई एक्स एक तत्व है दोस्तों और वो बी है ना जी, और वो क्या है, बी है, और ये अभिक्रिया करेगा, तो क्रिया करके क्या बनाएगा, यदि दो अलग अलग पदार्थ दोस्तों बना रहा है तो इसका जो ये चीज है दोस्तों, ये कहाँ आ जाएगा, ये बी के पास आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम सब इसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। हम सब इसी को क्या बोलते हैं जी, हम सब इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यानी ये एक्स कोई जो तत्व है वो ए के साथ था और जब वो बी से अभिक्रिया किया तो ए अपना एक्स को क्या कर दिया, बी एक्स को विस्थापित कर दिया, तो हम सब इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आ रहा है। अब हम विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा की बात करेंगे, तो क्या बोलेंगे, वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित, है ना, वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी दूसरे तत्व या किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो हम सब इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, वैसा अभिक्रिया है ना जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह किसी दूसरे परमाणु द्वारा या दूसरे पदार्थों द्वारा जब विस्थापित कर दिया जाता है, तो हम सब इसे क्या कहते हैं, तो हम सब इसे विस्थापन अभिक्रिया दोस्तों कहते हैं। ये विस्थापन अभिक्रिया का ढांचा है। जब हम इसी प्रकार के, है ना, इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो देखिए एग्जाम्पल हमारा क्या होगा। ठीक है, मान के चलिए कि एक दोस्तों अभिक्रिया क्या कि Fe, जब लोहा CuSO4, ठीक है ना दोस्तों, जब लोहा को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, ठीक है, या फिर कॉपर सल्फेट के विलयन जब लोहे से अभिक्रिया करता है दोस्तों, तो वो फेरस, है ना, वो फेरस सल्फेट का निर्माण करता है और बिल्कुल कॉपर दोस्तों यहाँ पे अलग हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि
कि यह एक हमने अभिक्रिया दिया जो बिल्कुल विस्थापन को शो करता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक लोहा है, ठीक है दोस्तों, ये एक परमाणु, लोहा का एक परमाणु है, और यहाँ पे एक यौगिक है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यौगिक है CuSO4। और ये बात याद रखिएगा, ठीक है, CuSO4 है ना, जो एक विलयन है, क्या चीज है, विलयन है। किसका विलयन जी, तो ये है कॉपर सल्फेट का एक विलयन है, ठीक है, बात समझ आ रहा है। ये एक दोस्तों कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो जब हम एक यौगिक है ना ये, तो जब कॉपर सल्फेट के विलयन में हम जो लोहे के कील को डालते हैं, ठीक है, तो अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है कि कॉपर सल्फेट से सल्फेट विस्थापित होकर के ये लोहा के साथ में आता है और बनाता है, क्या बनाता है, फेरस सल्फेट बनाता है, ठीक है, ये फेरस सल्फेट का निर्माण करता है। दूसरी बात है, हम इसको फेरस सल्फेट क्या कह सकते हैं, या हम इसको आयरन सल्फेट भी कह सकते हैं, क्योंकि जो लोहा का जो लैटिन नाम है वो क्या है, वो हमारा फेरस है, ठीक है, इसीलिए हम सब FeSO4 को हम सब यहाँ पे फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट भी कह सकते हैं। और ये हमारा बिल्कुल कॉपर जो तांबा है वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो हम सब इसी को यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब आपको समझना है क्या कि वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के परमाणु या परमाणुओं का समूह दूसरे परमाणुओं के द्वारा विस्थापित हो जाता है, तो हम सब इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया एग्जाम्पल। अब यहां से एक सवाल दोस्तों पूछता है, ठीक है, हम जो जब एग्जाम्पल दिए हैं कि लोहा को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो ये कॉपर सल्फेट से सल्फेट दोस्तों विस्थापित होकर के वो फेरस सल्फेट का निर्माण करता है और वो कॉपर बिल्कुल यहाँ पे अलग हो जाता है, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, क्या जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का रंग जो होता है ना दोस्तों, पता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो हल्का हरा टाइप का होता है। कैसा होता है जी, वो हल्का हरा टाइप का होता है, ठीक है ना, याद रखना है। अब तो एक सवाल क्या बनता है कि जब लोहे के कील को, इससे दोस्तों एक सवाल क्या पूछेगा कि जब लोहे के कील को, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, डुबोया जाता है, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, विलयन का रंग क्यों बदल जाता है दोस्तों, ठीक है। इस एग्जाम्पल से ये सवाल ऐसा हमेशा बोर्ड में बनता है 2 नंबर में कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है कि जब लोहे के कील को या लोहे के किसी भी टुकड़े को जब हम सब कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो है ना, सल्फेट क्या होता है, कॉपर से विस्थापित होकर के और फेरस सल्फेट का रंग है ना निर्माण करता है, ठीक है, जिसके कारण फेरस सल्फेट का हल्का सा रंग क्या होता है, वो बिल्कुल हल्का सा भूरा हो जाता है। कैसा हो जाता है जी, हल्का सा दोस्तों, हल्का सा भूरा हो जाता है, ठीक है ना। वो कैसा होता है, हल्का सा भूरा हो जाता है यहाँ पे। हल्का सा दोस्तों कैसा होता है, वो हल्का सा भूरा हो जाता है। यही कारण है कि जब लोहे के कील को हम सब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो विलयन का रंग बदल जाता है, ठीक है। यदि आप इतना दोस्तों आप आंसर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 2 नंबर का सवाल दोस्तों आएगा। और ये आपको समझाए किसके बारे में, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। आशा करते हैं कि विस्थापन दोस्तों अभिक्रिया समझ में आएगा, ठीक है ना। अब इसी का उल्टा क्या पढ़ना है,
तो अब इसी का उल्टा दोस्तों पढ़ेंगे हम यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हम दोस्तों आगे को बढ़ते हैं और समझ में यदि आ रहा होगा मेरे प्यारे साथियों तो आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि हम आपको इसी प्रकार से पूरा क्लास यहाँ पे देते रहे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम सब एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से दोस्तों जानते हैं, ये समझ में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। ठीक है, चलिए, तो एकल विस्थापन के बाद हम सब अगला जो अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं द्विविस्थापन। क्या पढ़ने वाले हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, आइए हम एक नजर इस पे डाल देते हैं। तो एकल विस्थापन के बाद जो हम सब अगला पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, और इसका एक नाम और है उभय विस्थापन। क्या नाम है जी इसका दोस्तों? एक नाम और है उभय विस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आ रहा है कि इसका एक नाम और क्या है जी? दोस्तों इसका एक नाम और है उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना? तो अब देखिए, सबसे पहले हम द्विविस्थापन का जब ढांचा की बात करेंगे तो इसका बिल्कुल जो ढांचा होगा कैसा होगा? वो अभी बिल्कुल विस्थापन के जैसा ही तो होगा। यहाँ पे चलिए मान करके कि ए एक कोई यौगिक है, तो ठीक है, जिसके साथ में ये है, और दोस्तों यहाँ पे एक बी कोई एक यौगिक है। जब ये आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या पता क्या करेगा? यहाँ पे दोनों यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करेगा। देखिए, विस्थापन में क्या था कि केवल सिंगल यौगिक अपने आयनों का विस्थापन कर रहा था या अपने परमाणुओं का विस्थापन दोस्तों कर रहा था। बट विस्थापन में क्या होगा कि दोनों यौगिक अपने आयनों को एक दूसरे से क्या करेगा? वो लेन देन करेगा। तो इसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब जहां पे दोनों यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है, मतलब लेन देन करता है। हम आपको देंगे, आप हमको दीजिए, ठीक है ना? हम आपको देंगे तो आप हमको दीजिएगा। तो इस प्रकार का जो अभिक्रिया होता है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पे कोई एक ए एक्स यौगिक है, कोई बी वाई एक यौगिक है, और अभिक्रिया दोस्तों करेगा यहाँ पे, तो बाई जो आयन है बी का वो आ जाएगा ए के साथ, और जो एक्स जो आयन है ए का वो आ जाएगा बिल्कुल बी के दोस्तों साथ। ठीक है ना? तो इस प्रकार का जो ढांचा आप देखेंगे कहीं भी तो बिल्कुल द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझेंगे। अब है इसकी परिभाषा की बात करें, क्या है? वैसा अभिक्रिया है ना जी, वैसा अभिक्रिया जिसमें दोनों यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है, तो हम सब इसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वैसा अभिक्रिया जिसमें दोनों यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है, तो हम सब इसे क्या कहेंगे? इसे हम सब द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। ठीक है, एक बात ये तो इसकी परिभाषा हो गया। सवाल पूछेगा नोट में कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में यौगिक किसका आदान प्रदान करता है? तो हमेशा अपने आयनों का वो आदान दोस्तों प्रदान करता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक अभिक्रिया की बात करें, हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे CuSO4, CuSO4 कॉपर सल्फेट। ठीक है ना? जब कॉपर सल्फेट को हम सब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, किसके साथ? हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा? कॉपर सल्फाइड बनता है, जो बिल्कुल नीचे पेंदी में बैठ जाएगा दोस्तों, और यहाँ बनेगा क्या? यहाँ बनेगा H2SO4। यहाँ पे क्या बनेगा? H2SO4। एक बात याद रखेंगे, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसका नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S हाइड्रोजन यहां पे क्या बना रहा है ये अभिक्रिया करके? कॉपर सल्फाइड। क्या बनाएगा? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल।
सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों, ठीक है, या एक एसिड है, अम्ल है, और हम सब इसी को बोलते हैं तेजाब। क्या बोलते हैं? हम सब इसी को क्या बोलते हैं? तेजाब बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या देखिए, कॉपर के साथ कौन सा आयन है? सल्फेट का आयन है ना, मेन तो कॉपर है, और कॉपर के साथ क्या है? सल्फेट है। यहाँ पे मेन क्या है? हाइड्रोजन, और इसका आयन कौन है? सल्फाइड। जब अभिक्रिया किया तो क्या हुआ कि हाइड्रोजन अपने सल्फाइड को कॉपर के साथ दे दिया, और कॉपर अपने आयन को क्या किया? वो हाइड्रोजन को दोस्तों दे दिया। तो दोनों में लेन देन कर रहा है। यही कारण है कि हम सब इसे क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आया है? एक बात याद रखिएगा नोट करके कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में यौगिक हमेशा अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं दोस्तों, ठीक है। अपने वो मूल तत्वों को आदान प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे दो मालिक है दोस्तों, और दोनों के पास लेबर है। अब वो क्या करेगा? अपना लेबर उसको दे देगा, और वो अपना उसको लेबर दोस्तों वो अपने ले लेगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आपको समझना होगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम सब दोस्तों अभी के क्लास में क्या पढ़े? विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना ना? अब द्विविस्थापन अभिक्रिया के बाद हम सब आगे पढ़ने वाले हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या पढ़ने वाले हैं जी? हम सब दोस्तों अभी पढ़ने वाले हैं अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है। आइए तो सबसे यहाँ पे लगे हाथ पढ़ लेते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? बात समझ आ रहा है? अवक्षेपण दोस्तों अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये हम सबको समझना है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होगा ना, कि जब कोई भी पदार्थ आपस में अभिक्रिया करेगा दोस्तों, तो उसका जो प्रतिफल है ना, वो कहीं ना कहीं नीचे क्या होगा? वो अवक्षेप के रूप में जम जाएगा, ठीक है ना। तो हम सब इसी को क्या बोलेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। बात समझ में आ रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया में जब कोई दो पदार्थ अभिक्रिया करते हैं दोस्तों, और उससे जो प्रतिफल का निर्माण होता है, वो प्रतिफल अवक्षेप के रूप में क्या होता है? ठोस के रूप में क्या होता है? अपने विलयन से अलग हो जाते हैं, और वो नीचे दोस्तों बैठने का काम करता है। तो हम सब इसे क्या बोलेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। बात समझिए, वैसा अभिक्रिया जिसमें है ना, जिसमें प्रतिफल, ठीक है, जिसमें प्रतिफल विलयन से अलग होकर के ठोस के रूप में जम जाता है या अलग हो जाता है, ठीक है, तो हम सब उसे अवक्षेपण अभिक्रिया दोस्तों कहते हैं। बात समझ में आया? वैसा अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाते हैं, तो हम सब उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कैसे? बात दोस्तों समझिए। एग्जाम्पल की बात करें तो हमने लिया सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। NaCl का नाम क्या है? तो इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। इसका दोस्तों नाम क्या है? तो इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड को हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे, किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे दोस्तों, तो ये बनाएगा क्या चीज? ये बनाएगा सोडियम नाइट्रेट, है ना। ये दोस्तों क्या बनाएगा? ये बनाएगा सिल्वर क्लोराइड AgCl बनाएगा, है ना। और वो साथ में बनाएगा क्या? सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ठीक है ना। और यही जो AgCl है, मतलब जो सिल्वर क्लोराइड है दोस्तों, ये देखिए, यदि ऐसा अभिक्रिया में कहीं दिया गया है ना, तो समझना है कि वो नीचे क्या हो रहा है दोस्तों? वो ठोस के रूप में, है ना, विलयन से वो अलग हो रहा है, और वो नीचे बर्तन से वो बैठ रहा है। जैसे आप मिट्टी और पानी को घोले हैं, जब मिट्टी और पानी को घोल दीजिए ना, और उससे जो मिट्टी पानी का घोल तैयार होगा विलयन के रूप में, और आप उसे छोड़ दीजिए कुछ समय तक, तो देखेंगे क्या कि मिट्टी, है ना, पानी से अलग हो जाएगा, और वो नीचे दोस्तों बैठ जाता है, मतलब नीचे वो ठोस के रूप में जम जाता है। तो वो भी एक प्रकार का क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया है। उसी प्रकार से यहाँ भी जब सोडियम क्लोराइड को हम तो क्या करें, जब सोडियम क्लोराइड को, है ना, सिल्वर नाइट्रेट के साथ डालेंगे, मिलाएंगे दोनों को, तो क्या होगा? ये सिल्वर क्लोराइड दोस्तों अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा, ठोस के रूप में अलग हो जाएगा, और ये सोडियम
ट्रेट जो है ये विलयन दोस्तों रहता है। तो हम सब इसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। दूसरी बात है, नोट इसका भी याद रखेंगे कि अवक्षेपण अभिक्रिया में, ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया में जो भी ठोस पदार्थ जम जाते हैं या जो ठोस पदार्थ दोस्तों अलग होते हैं, हम सब उससे अवक्षेप कहते हैं। तो इसको यहाँ पे क्या कहेंगे, इसको हम सब यहाँ पे दोस्तों अवक्षेप कहेंगे। और यह अवक्षेप कौन रूप में होगा, तो ये अवक्षेप हमेशा दोस्तों ठोस के रूप में होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम सब यहाँ पे दोस्तों अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में दोस्तों आपको आ रहा होगा तो एक कमेंट आप दोस्तों जरूर करेंगे। ठीक है, यदि आपको समझ में दोस्तों आ रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है तो ठीक है। और हाँ, सबका दोस्तों सूत्र भी साथ साथ में याद आप रखेंगे। ठीक है, जैसे AgNO3 क्या है, तो ये सिल्वर नाइट्रेट है। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम यहाँ पे साधारण नमक भी कहते हैं। AgCl क्या है, तो सिल्वर क्लोराइड। NaNO3 क्या है दोस्तों, तो ये है सना सिल्वर सोडियम नाइट है ना, सोडियम नाइट्रेट। तो ये हो गया हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया के बाद हम सब आगे पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद आगे पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अवकरण दोस्तों, और जाकर के चैप्टर कहीं ना कहीं हमारा ये समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये सीरीज आपको समझ में आ रहा है। दोस्तों हम अच्छे से आपको पूरा दोस्तों वीडियो यहाँ पर देने का प्रयास करते हैं ताकि आप वीडियो को अंत दोस्तों देखना है। और बिल्कुल आपको हम दोस्तों यहाँ पे कोचिंग तरह पढ़ा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो आशा करते हैं कि सभी दोस्तों ये वीडियो आपको आ रहा है। ठीक है ना, इसलिए दोस्तों पढ़ाई करिए जम करके, और जम करके दोस्तों पढ़िए। ठीक है, ताकि अच्छे से आप अच्छा नंबर दोस्तों ला पाएंगे। दोस्तों मिलते हैं कल का क्लास में, तब तक नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।